मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरी बार कब था जब तुमने रिएक्ट किया और जीते? किसी आर्गुमेंट में नहीं, किसी लड़ाई में नहीं, मेरा मतलब है सच में जीते। जब तुम वहां से हटे और तुम्हें लगा कि हां, मैंने यह सही हैंडल किया। मैं वो इंसान था जो मैं बनना चाहता था। सोचो, ऑनेस्टली सोचो, क्योंकि ज्यादातर बार जिस पल तुम रिएक्ट करते हो, कुछ बदल जाता है, कुछ तुमसे निकल जाता है। तुम कुछ ऐसा कह देते हो जो तुमने प्लान नहीं किया था, कुछ ऐसा दिखा देते हो जो तुम दिखाना नहीं चाहते थे, और उस पल में तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे तुम खुद नहीं पहचानते, और फिर सब खत्म हो जाता है। शब्द निकल चुके हैं, नुकसान हो चुका है, और तुम वहां खड़े हो, जीत लेकर नहीं, बल्कि पछतावे के साथ। वो फीलिंग, वो स्पेसिफिक फीलिंग, यार ये क्यों बोला, ये क्यों किया, बस 5 सेकंड और रुक जाता। वो फीलिंग कमजोरी नहीं है, वो फीलिंग तुम्हारा दिमाग तुम्हें बता रहा है तुम्हारे अंदर एक बेहतर इंसान है जिससे तुम अभी तक नहीं मिले, और वही इंसान, ये वीडियो उसके लिए है। नेपोलियन बोनापार्ट, एक नाम जो आज भी उसकी मौत के 200 साल बाद इतिहास में गूंजता है। उसने यूरोप का बड़ा हिस्सा जीत लिया था, लाखों सैनिकों की फौज को कमांड करता था। राजा उसके नाम से घबराते थे। उसने दुनिया के नक्शे, कानून और पूरी राजनीति को बदल दिया 45 साल की उम्र से पहले। लेकिन आज मैं उसकी लड़ाइयों की बात नहीं करने वाला। आज मैं कुछ और बात करने वाला हूं, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग, कुछ जो ज्यादातर हिस्ट्री बुक्स चुपचाप स्किप कर देती हैं। नेपोलियन का एक रूल था, इतना सिंपल रूल कि पहली बार सुनो तो लगे यह बेवकूफी है। उसने यह तय कर रखा था कि वो कोई भी लेटर नहीं खोलेगा, कोई मैसेज नहीं, कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी कम्युनिकेशन, जब तक वो कम से कम 3 हफ्ते पुरानी ना हो। 3 हफ्ते। उसके सेक्रेटरीज को अर्जेंट मार्क्ड लेटर्स मिलते थे, बैटलफील्ड पर मौजूद जनरल्स के लेटर्स, पॉलिटिकल अलाइज के लेटर्स, ऐसे लोगों के लेटर्स जो तुरंत जवाब, तुरंत फैसला, तुरंत रिएक्शन मांग रहे थे। और नेपोलियन कहता, रख दो। 3 हफ्ते बाद उसके एडवाइजर्स हैरान थे। उन्हें लगता था वो लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। यूरोप का सबसे ताकतवर इंसान 3 हफ्ते तक अर्जेंट मैसेजेस को इग्नोर कैसे कर सकता है? लेकिन नेपोलियन कुछ ऐसा समझता था जो वो नहीं समझते थे। वो समझता था कि अर्जेंसी लगभग हमेशा एक इल्यूजन है। वो समझता था कि ज्यादातर चीजें जो लगती हैं कि तुरंत रिएक्ट करना जरूरी है, वो एक्चुअली जरूरी नहीं होती। कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स अगर उन्हें थोड़ा वक्त दो, या तो खुद ही सुलझ जाती हैं, या इतनी छोटी निकलती हैं जितनी पहले लगी भी नहीं थी। और वो सही था। जब उसके सेक्रेटरीज 3 हफ्ते बाद वो लेटर्स खोलते तो उनका बड़ा हिस्सा ऑलरेडी इररेलेवेंट हो चुका होता था। वो क्राइसिस गुजर चुकी होती, सिचुएशन बदल चुकी होती। जो इंसान गुस्से में लिख रहा था वो शांत हो चुका होता। जो प्रॉब्लम उस वक्त बहुत बड़ी लगी थी वो चुपचाप खुद ही खत्म हो चुकी होती। नेपोलियन ने रिएक्ट नहीं किया और दुनिया ने खुद को बिना उसके सुलझा लिया। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी बार तुम किसी ऐसी बहस में कूदे जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं थी? कितनी बार तुमने गुस्से में कोई मैसेज भेजा जिसे 3 घंटे बाद तुमने वापस लेना चाहा? कितनी बार तुमने किसी सिचुएशन को और बिगाड़ दिया सिर्फ इसलिए कि तुमने बहुत जल्दी, बहुत इमोशनली, बहुत जल्दबाजी में रिएक्ट किया? नेपोलियन, पूरे देशों को कमांड करने वाला इंसान, 3 हफ्ते रुकने का डिसिप्लिन रखता था। और तुम वो मैसेज मिलने के 3 मिनट के अंदर रिप्लाई कर देते हो जिसने तुम्हें अपसेट किया। ये तुम्हारी बुराई नहीं है, ये एक आईना है। क्योंकि जिस दिन तुमने नेपोलियन के इस डिसिप्लिन का थोड़ा सा भी हिस्सा अपनी डेली लाइफ में लगाना शुरू किया, सब कुछ बदल जाएगा। जो आर्ग्यूमेंट्स होते नहीं होंगे, जो नुकसान होता कभी होगा ही नहीं, जो एनर्जी बर्बाद होती वो तुम्हारे पास रहेगी। वक्त सिर्फ जख्म नहीं भरता, वक्त एक फिल्टर है, और जो इंसान अपनी टाइमिंग कंट्रोल कर सकता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। एक किस्सा है, पुराना, सीधा, लेकिन एक बार सुन लो
तो सालों तक साथ रहता है। एक मंक था जो एक नदी के किनारे रहता था। हर सुबह वो एक ही जगह बैठता था, एक ही पॉस्चर, एक ही शांति, दुनिया की हलचल से बिल्कुल अनबॉटर्ड। लोग उसके पास आते थे विजडम के लिए, क्लैरिटी के लिए, सुकून के लिए, क्योंकि उसके पास बैठकर उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता था जो कहीं और नहीं मिलता था, स्थिरता। एक सुबह एक इंसान आया, लेकिन विजडम के लिए नहीं। यह इंसान गुस्से में था, मंक से नहीं स्पेसिफिकली। वो जिंदगी से गुस्से में था, अपनी फेलियर से, दुनिया से। और वो मंक वहां इतनी शांति से बैठा, जिंदगी की केओस से इतना अछूता। वो शांति उसे इरिटेट कर रही थी, वो स्टिलनेस उसे प्रोवोक कर रही थी। तो उसने बोलना शुरू किया। उसने मंक को बेकार कहा, कहा उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद है, कहा जो लोग उसके पास विजडम लेने आते हैं वो बेवकूफ हैं, कहा जो कुछ भी मोक रिप्रेजेंट करता है वो सब झूठ है। और मोक ने कुछ नहीं कहा। तो वो इंसान और जोर से बोलने लगा और पर्सनल हो गया और अग्रेसिव हो गया। ऐसी बातें कहीं जो अंदर तक चोट करने के लिए बनी थी, जो तोड़ने के लिए बनी थी, जो ज्यादातर इंसानों को या तो रुला देती या भड़का देती। और फिर भी मंक ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठा रहा, स्थिर, सांस लेता हुआ, प्रेजेंट। वो इंसान बोलता रहा और जोर से और पुश करता रहा। उस पल का इंतजार करता रहा जब मंक फाइनली टूटेगा और उसे वो देगा जिसके लिए वो आया था, एक रिएक्शन। लेकिन वो पल कभी आया ही नहीं। आखिरकार वो इंसान शब्दों से खाली हो गया। वहां खड़ा था, सांसें भारी थीं, थका हुआ, खाली, अपना सब कुछ दे दिया और बदले में कुछ नहीं मिला। और उस खामोशी में मंक ने धीरे से उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई गिफ्ट दे और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वो गिफ्ट किसकी रहती है? वो इंसान रुका, कंफ्यूज्ड हुआ और बोला, उसी की जिसने दी थी। मंक ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी बेइज्जती लेने से मना करता हूं तो वो तुम्हारी ही रहती है, उसे घर वापस ले जाओ। और वो वापस अपनी खामोशी में चला गया। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए इसके साथ बैठो, क्योंकि जो इस किस्से में हुआ वो तुम्हारे साथ हर रोज होता है। हर बार जब कोई तुम्हें हर्ट करने के लिए कुछ कहता है, वो तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा है। अच्छी गिफ्ट नहीं, जहरीली गिफ्ट, गुस्से की गिफ्ट, शक की गिफ्ट, एंग्जाइटी और कड़वाहट और तकलीफ की गिफ्ट। और हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, दोनों हाथों से उठा लेते हो, उस कॉन्वर्सेशन से बाहर लेकर जाते हो, अपने घर में, अपने रिश्तों में, अपनी नींद में, उसे अपने अंदर रहने देते हो, बिना किराए के, घंटों, कभी कभी दिनों तक। लेकिन यह कोई नहीं बताता। तुम्हारे पास एक चॉइस है। हर बार तुम्हारे पास एक चॉइस है। तुम गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो या उसे वहीं पड़ा रहने दे सकते हो, एनक्लेक्ट, और देख सकते हो कि वो वापस उसी इंसान के पास चली जाती है जिसने दी थी। क्योंकि यह है वो साइकोलॉजिकल सच जो इस किस्से के पीछे छुपा है। जब तुम किसी ऐसे इंसान पर रिएक्ट करने से मना कर देते हो जो तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होता। उसके शब्द जो तुम पर लैंड करने के लिए थे, तुम्हें हर्ट करने के लिए थे, तुम्हें हिलाने के लिए थे, वो बाउंस बैक करते हैं और उसी पर लैंड करते हैं जिसने फेंके थे। जो गुस्सा वो तुम्हारे लिए लाया था वो उसी के साथ वापस जाता है। जो कड़वाहट वो लेकर आया था वो उसी के घर जाती है। और तुम वहीं बैठे हो, अछूते, अनबथर्ड, स्थिर। ये कमजोरी नहीं है, ये सप्रेशन नहीं है, ये तुम्हारा दब जाना नहीं है। ये सबसे ऊंची फॉर्म ऑफ पावर है जो एक इंसान दूसरे पर एक्सरसाइज कर सकता है। मना करने की ताकत, लड़ने से मना नहीं, बोलने से मना नहीं, हिलने से मना। और जो इंसान हिलता नहीं, उसे कभी सच में हराया नहीं जा सकता। दो किस्से, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक फ्रेंच एम्परर जो लाखों लोगों को कमांड करता था, और एक मंक जो नदी के किनारे चुपचाप बैठा था। उसके पास कुछ भी नहीं था। एक ने देशों पर राज्य किया, एक ने कुछ नहीं पर राज्य किया। लेकिन दोनों ने एक ही सच समझा था, और वो सच ये है, दुनिया हमेशा तुम्हारे पास आएगी, हमेशा। लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे,
सिचुएशंस तुम्हें टेस्ट करेंगी। जिंदगी तुम्हारे सामने ऐसी चीजें फेंकेगी जो अर्जेंट लगेंगी, पर्सनल लगेंगी, जो लगेंगी कि तुरंत जवाब देना जरूरी है। और उन सभी पलों में तुम्हारे पास एक चॉइस होगी, रिएक्ट करो या रिस्पॉन्ड करो। और इन दो शब्दों का फर्क, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, यही फर्क है उस जिंदगी में जो तुम कंट्रोल करते हो और उस जिंदगी में जो तुम्हें कंट्रोल करती है। देखो, रिएक्शन ऑटोमेटिक है, रिएक्शन जानवर वाली चीज है। रिएक्शन वो है जो होता है जब तुम बाहरी दुनिया को सीधे अपनी अंदरूनी दुनिया तक पहुंचने देते हो, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी पॉज के, बिना किसी सोच के। कुछ होता है और तुम आउटपुट कर देते हो, एक मशीन की तरह, एक पपेट की तरह, जिसकी स्ट्रिंग्स जो सामने खड़ा है वो खींच रहा है। रिस्पॉन्स अलग है। रिस्पॉन्स इंसानी है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस है। रिस्पॉन्स वो है जो होता है जब तुम उस स्पेस को, उस गैप को जो स्टिमुलस और एक्शन के बीच है, एक्चुअली यूज करते हो, इमोशन को फील करते हो, उसे एक्नॉलेज करते हो और फिर चूज करते हो कि उसके साथ क्या करना है। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे ऊंची फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है जो एक इंसान एक्सरसाइज कर सकता है। नेपोलियन ने अर्जेंसी पर रिएक्ट नहीं किया और प्रॉब्लम्स खुद ही खत्म हो गईं। मंक ने इंसल्ट्स पर रिएक्ट नहीं किया और वो वापस उसी के पास चली गईं जिसने दी थी। एक ही प्रिंसिपल, एक ही लॉ, अलग स्टेजेस, अलग सेंचुरीज। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है जो एग्जैक्टली वैसे काम कर रही है जैसे हमेशा से करती आई है। क्योंकि ये है जो ज्यादातर लोग पावर के बारे में कभी नहीं समझते। पावर लाउड नहीं होती, पावर एग्रेसिव नहीं होती, पावर वो इंसान नहीं है जो सबसे जोर से मारता है या सबसे ऊंचा बोलता है या सबसे ज्यादा शोर मचाता है। असली पावर वो इंसान है जो तुम्हें यह फील कराए कि तुम्हारा उस पर कोई असर नहीं है। इसके बारे में सोचो। सबसे अनसेटलिंग चीज जो तुम किसी इंसान के साथ कर सकते हो वो ये है कि उस पर रिएक्ट ही मत करो। क्योंकि हर इंसान को अपनी कोर पर यह फील करना जरूरी है कि वो मैटर करता है, कि जो वो कहता और करता है वो कहीं लैंड होता है। जब तुम वो छीन लो, जब तुम ऐसे इंसान बन जाओ जिसके रिएक्शंस प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, ट्रिगर नहीं किए जा सकते, खरीदे नहीं जा सकते, तो तुम कुछ ऐसे बन जाते हो जिसे लोग हैंडल करना नहीं जानते। तुम डेंजरस बन जाते हो, वायलेंट तरीके से नहीं, साइकोलॉजिकल तरीके से, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिस इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसके हाथ में सारी पावर है, लेकिन यह वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इमोशनल कंट्रोल कोई ऐसी चीज नहीं है जो या तो तुम्हारे पास है या नहीं है। यह कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोग लेकर पैदा होते हैं और बाकी नहीं। यह सिर्फ मंक्स और एम्परर्स और फिलोसोफर्स के लिए नहीं है। यह एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जो सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है, बनाई जा सकती है। और जैसे हर स्किल के साथ होता है, यह शुरू होती है समझ से, फिर बनती है प्रैक्टिस से, और आखिरकार काफी रिपीटिशन के बाद यह वो बन जाती है जो तुम हो। यह तुम्हारी फितरत बन जाती है और यही हम अब भी बनाने वाले हैं। अब यहां से सब कुछ असल बनता है। नेपोलियन का किस्सा पावरफुल था, मोंक का सबक गहरा था, फिलॉसफी जरूरी थी, लेकिन बिना अमल के फिलॉसफी सिर्फ मनोरंजन है। तो चलते हैं, 4 बातें, कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ असली काम। पहली बात, तकलीफ के साथ बैठना सीखो। ये नींव है, बाकी सब इसी पर बनता है। ज्यादातर लोग इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई कुछ ऐसा कह देता है जो चोट करता है, और उस चोट की तकलीफ इतनी असहनीय होती है कि उन्हें तुरंत कुछ करना पड़ता है, कुछ कहना है, पलटवार करना है, खुद को बचाना है, कुछ भी, बस वो बेचैनी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और यही बेचैनी, यही जरूरत की तकलीफ से तुरंत भागो, यही तुम्हें रिएक्टिव बनाती है। तो पहला अभ्यास सीधा है, लेकिन आसान नहीं। अगली बार जब तुम वो तकलीफ उठती हुई महसूस करो
वो गर्मी सीने में, वो गला भिंचना, वो आवाज तो जो अंदर से चिल्ला रही हो कि रिएक्ट करो, बचाव करो, लड़ो मत करो, बस उसके साथ बैठ जाओ। उसे पूरी तरह महसूस करो, उसे दूर मत धकेलो, दबाओ मत, उसे ध्यान मत हटाओ, बस उसे वहां रहने दो, उसमें सांस लो और देखो क्या होता है। क्योंकि यह वो चीज है जो ज्यादातर लोगों को कभी पता नहीं चलती, क्योंकि वो हमेशा भाग जाते हैं। तकलीफ एक पीक पर पहुंचती है और फिर गुजर जाती है, हर बार, बिना किसी एक्सेप्शन के। वो गुस्सा जो लगा था कि निगल जाएगा, अगर तुम बस 90 सेकंड्स उस पर कुछ किए बिना बैठे रहो, वो अपनी पकड़ खोने लगता है, तीव्रता कम होती है, अर्जेंसी फीकी पड़ती है और अचानक तुम फिर से सोच सकते हो, साफ, समझदारी से, ताकत के साथ। 90 सेकंड, बस इतना वक्त लगता है किसी भावना की लहर को पीक पर पहुंचकर नीचे आने में। लेकिन ज्यादातर लोग पहले 10 में ही रिएक्ट कर देते हैं। खुद को उस तकलीफ में बैठना सिखाओ, उसमें सांस लेना सिखाओ और धीरे धीरे तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। जो चीजें पहले सेकंड्स में तोड़ देती थीं, वो मिनट्स लेने लगेंगी। जो मिनट्स लेती थीं, वो असर करना बंद कर देंगी। इसी तरह बनता है इमोशनल कंट्रोल, आग से बचकर नहीं, बल्कि उसमें खड़े रहना सीखकर, जले बिना। दूसरी बात, कभी भी अस्थायी भावनाओं में स्थायी फैसले मत करो। यह बात तुम्हारे रिश्ते बचाएगी, तुम्हारा काम बचाएगी, शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी। इसे कहीं लिख लो, दिमाग पर गोद लो अगर जरूरी हो। कभी भी अस्थायी भावनाओं में स्थायी फैसले मत करो, क्योंकि यह है वो सच जो भावनाओं के बारे में कोई स्कूल में नहीं पढ़ा था। तुमने जो भी भावना कभी महसूस की, चाहे वो कितनी भी तीव्र हो, कितनी भी असली हो, उस पल में चाहे उसने तुम्हें पूरी तरह घेर लिया हो, वो अस्थायी थी। जो गुस्सा लगा था कि कभी नहीं जाएगा, चला गया। जो दिल का दर्द लगा था कि मार डालेगा, नहीं मारा। जो बेचैनी रात भर जगाती रही, सुबह तक गायब थी। हर एक अस्थायी। लेकिन जो फैसले तुम उन भावनाओं के अंदर करते हो, वो हमेशा अस्थायी नहीं होते। वो मैसेज जो तुमने गुस्से में भेजा, वो रिश्ता जो तुमने दर्द में तोड़ा, वो नौकरी जो तुमने झुंझलाहट में छोड़ दी, वो शब्द जो तुमने गुस्से में कहे जो वापस नहीं लिए जा सकते, वो रहते हैं। भावना जाने के बाद भी नुकसान बना रहता है। तो नियम सीधा है, जब तुम किसी तेज भावना के अंदर हो, तुम कोई फैसला नहीं करते, वो मैसेज नहीं भेजते, वो कॉल नहीं करते, वो सामना नहीं करते। तुम रुकते हो, भावना को गुजरने का वक्त देते हो और फिर साफ दिमाग से, शांति की जगह से फैसला करते हो। क्योंकि जो फैसला तुम तूफान के बाद करते हो, वो लगभग हमेशा उस फैसले से बेहतर होता है जो तुम तूफान के अंदर करते हो। नेपोलियन ये जानता था, इसीलिए वो 3 हफ्ते रुकता था। वो आलसी नहीं था, वो गैर जिम्मेदार नहीं था, वो अपने फैसलों को अपनी भावनाओं से बचा रहा था। और तुम्हें भी यही करना है। तीसरी बात, दिमाग से पहले जिस्म को काबू करो। यह वो बात है जिसे ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, और यह उन सबसे ताकतवर टूल्स में से एक है जो तुम्हारे पास अभी हैं, मुफ्त में, फौरन। आधुनिक विज्ञान ने यह कंफर्म किया है, जो बात पुराने योद्धाओं और साधुओं को हजारों साल पहले अभ्यास से पता थी। तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा दिमाग अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं, और वो दोनों तरफ से एक दूसरे से बात करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दिमाग जिस्म को कंट्रोल करता है, गुस्सा आता है, दिल तेज धड़कता है, बेचैनी होती है, हाथ कांपते हैं, डर लगता है, सांस उखड़ती है। यह सच है, दिमाग जिस्म पर असर करता है। लेकिन जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, उल्टा भी उतना ही सच है, जिस्म दिमाग पर असर करता है। मतलब अगर तुम बदल दो कि तुम्हारा जिस्म क्या कर रहा है, तो तुम बदल सकते हो कि तुम्हारा दिमाग क्या महसूस कर रहा है। जब तुम रिएक्ट करने वाले होते हो, तुम्हारा जिस्म एक स्पेसिफिक हालत में होता है। सांस तेज और उथली होती है, मांसपेशियां तनी हुई होती हैं, जबड़ा भिंचा हुआ होता है, दिल तेज धड़क रहा होता है, और तुम्हारा दिमाग उस जिस्म में बंद लगता है, जैसे उसके पास रिएक्ट करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। लेकिन जिस पल तुम जानबूझकर अपनी सांस धीमी करते हो, कुछ होता है। तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम बदलता है, दिल की धड़कन कम होती है, तनाव का हार्मोन जो तुम्हारे अंदर भर रहा था
कम होने लगता है और तुम्हारा दिमाग उस शांत जिस्म के अंदर अचानक कुछ ऐसा पा लेता है जो 1 सेकंड पहले नहीं था। साफ सोच। तो अभ्यास यह है, जिस पल तुम्हें लगे कि रिएक्शन आने वाली है, एक भी शब्द बोलने से पहले एक धीमी गहरी सांस लो। नाक से अंदर 4 सेकंड्स रोको, मुंह से धीरे धीरे बाहर, बस एक सांस। यह बहुत सिंपल लगता है, लगभग मजाक जैसा जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती हो, लेकिन ये एक सांस, ये एक जानबूझकर किया गया काम वो गैप बनाती है, वो स्पेस जो नेपोलियन वाला पॉज था, जो हुआ और तुमने उसके बारे में क्या किया, उन दोनों के बीच का। और उस स्पेस में तुम आजाद हो। चौथी बात, अहंकार को भूखा रखो, अपने मकसद को खिलाओ। यह सबसे गहरी बात है और अगर तुम इसे सच में समझ लो, बाकी सब आसान हो जाता है। ज्यादातर बार जब तुम रिएक्ट करते हो, यह इसीलिए नहीं होता कि सिचुएशन ने एक्चुअली मांगा था। यह इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अहंकार ने मांगा था। किसी ने बेइज्जती की और अहंकार ने कहा, जवाब दो, खुद को बचाओ, दिखाओ कि तुमसे ऐसे बात नहीं होती। किसी ने तुम्हारी राय को चुनौती दी और अहंकार ने कहा, लड़ो, साबित करो कि तुम सही हो, उन्हें जीतने मत दो। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया और अहंकार ने कहा, शोर मचाओ, खुद को दिखाओ, मांगो कि देखा जाए। अहंकार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे रिएक्टिव हिस्सा है, सबसे नाजुक हिस्सा, वो हिस्सा जो सबसे आसानी से भड़काया जा सकता है और सबसे आसानी से दूसरों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो तुम्हारे अहंकार को सहलाना जानता है वो तुम्हारा मालिक है, और जो तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाना जानता है वो भी तुम्हारा मालिक है। दोनों रास्ते एक ही जगह जाते हैं, रिएक्शन, कंट्रोल का खोना, ताकत का खोना। तो अभ्यास यह है, जब भी तुम्हें रिएक्ट करने की इच्छा हो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरा अहंकार बोल रहा है या यह सच में जरूरी है? क्या यह रिएक्शन मुझे वहां ले जाएगी जहां मैं जाना चाहता हूं, या यह बस मुझे 5 मिनट्स के लिए अच्छा महसूस कराएगी और बदले में कुछ असली चीज छीन लेगी? क्योंकि यह है वो सच उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में असली ताकत बनाई है। वो अहंकार से नहीं चलते, वो अपने मकसद से चलते हैं। उनके पास एक लक्ष्य है, एक दिशा है, एक बड़ी तस्वीर है, और जो भी फैसला वो करते हैं, यह फैसला भी कि रिएक्ट करना है या नहीं, वो सब उस मकसद से गुजरता है। वो पूछते हैं, क्या यह रिएक्शन मेरे लक्ष्य की सेवा करती है? क्या इस इंसान से, इस सिचुएशन से, इस प्रोवोकेशन से उलझना, क्या यह मुझे वहां के करीब ले जाता है जहां मैं जा रहा हूं? और अगर जवाब नहीं है, वो छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें फील नहीं होता, बल्कि इसीलिए कि उनका मकसद उनके अहंकार से बड़ा है। और जब तुम्हारा मकसद तुम्हारे अहंकार से बड़ा हो जाता है, तुम सच में पूरी तरह से बिल्कुल अनकंट्रोलेबल बन जाते हो। नेपोलियन रुका और दुनिया ने खुद को सुलझा लिया। मोंक ने मना किया और बेइज्जती वापस वहीं चली गई जहां से आई थी। 2 अलग इंसान, 2 अलग दुनियाएं। एक सच, जिस पल तुमने रिएक्ट करना बंद किया, तुमने जीतना शुरू किया। कभी कभी नहीं, हर बार। कल तुम्हें भड़काया जाएगा, कोई तुम्हारे बटन्स दबाएगा, जिंदगी तुम्हें टेस्ट करेगी, और उस पल में ये याद रखो, तुम्हारी रिएक्शन उनकी ताकत है तुम पर, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी अपनी। समझदारी से चुनो।